नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक, और जो हम लोगों की आखिरी बात हुई है वह बात हुई है मुग़ल बादशाह जहांगीर की। और आप सबको ज्ञात है दोस्तों कि जहांगीर जैसे ही मरा, यानी हम लोग 1627 तक बात कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे ही जहांगीर मरेगा, अगला मुग़ल बादशाह कौन बनेगा? उसी का बेटा खुर्रम। कौन बनेगा दोस्तों? खुर्रम। और इसी खुर्रम को जहांगीर ने एक टाइटल दी थी, आपको याद आ रहा होगा, मैंने इस बात का डिस्क्रिप्शन दिया है, इस बात के बारे में बता रखा है कि खुर्रम को एक टाइटल मिली थी जिसे हम जानते हैं किस नाम से? शाहजहां। और इसी नाम से ये फिर इतिहास में प्रचलित हुआ और लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच में। यानी इस खुर्रम को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे दोस्तों? शाहजहां के नाम से जानेंगे। और ये जो मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभालेगा, मुगल साम्राज्य की तखत पे बैठ के साम्राज्य को संभालेगा, वह जो समय काल है वह है दोस्तों 1627 से 1658 तक का। अब हम लोग इसी के क्रम में दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक मुगल साम्राज्य वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मुगल साम्राज्य के भी नाम से, मुगल एम्पायर नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम लोग आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। 1627 से 1658 की क्रम को, चीज़ों को समझते हैं और समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इससे। चलिए, सबसे पहली बात, इसके चाइल्डहुड नेम पूछा जाए, शाहजहां का चाइल्डहुड नेम पूछा जाए कि बचपन का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे खुर्रम था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। फिर एक और सवाल इसी से बनता है इसके बचपन से ही कि इसका बर्थ कहाँ हुआ था, तो आप बोलेंगे इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और जिस सन में हुआ था, अगर वो सन पूछा जाए तो आप बोलेंगे 1592 में हुआ था। दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है, नोट डाउन इसे कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे के क्रम में बढ़ते हैं। 1612 में दोस्तों इसकी शादी हुई, और किससे हुई? अर्जुमंद बानो बेगम से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे आप, अर्जुमंद बानो बेगम से इसकी शादी हुई। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों, मुमताज महल। मुमताज महल। यानी अब हम लोग बात ही करने वाले हैं ताजमहल की, और जो कि विश्व का 7वां अजूबा है, यानी 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। और इम्पॉर्टेंट सवाल ताजमहल से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते ही रहते हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है ताजमहल कहाँ बनवाया गया है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब ये ताजमहल के आज हम लोग पूरे इतिहास समझेंगे कि क्यों बनवाया गया, किसकी याद में बनवाया गया, कौन सा पत्थर यूज हुआ और कौन सी कला इससे बनी। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल ताजमहल से बनते हैं आज हमें उसको समझना है दोस्तों। उसी क्रम में आज हम लोग आगे की कहानी को जोड़ेंगे और पॉइंट आउट करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन आपको करते रहना है। चलिए, अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुमंद बानो बेगम ये जो हैं दोस्तों, जब ये 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, यानी 14th नंबर का, यानी 14वां संतान जब इनसे जन्म हो रहा था, 14वें संतान का, तो इनकी मृत्यु हो गई। ये मर गई 14वें बच्चे को जन्म देते समय, 14th नंबर चिल्ड्रन पे, ठीक है। और इसी चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को आपको दोस्तों याद रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इसके 14 के 14 बच्चे जिंदा थे? ये भी बात गलत है। 14 बच्चे, ये जो 14 बच्चे इन्होंने जन्म दिए वह 14 बच्चे नहीं जिंदा थे दोस्तों, उसमें से बस मात्र 7 बच्चे ही जिंदा बचे थे। यानी 7 बच्चे ऐसे हुए थे कि जन्म लेते ही समय क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये जो 7 बच्चे बचे थे इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। 7 बच्चों में से 4 बेटे बचे थे, यानी 4 सन थे, और 3 बेटी बची थी, यानी 3 डॉटर थी। अब हमें इनका नाम याद रखना है दोस्तों। जो सबसे बड़ा बेटा था वह था दोस्तों दारा शिकोह। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? जो सबसे पहले नंबर पे बेटा था वह था दारा शिकोह। और इसी दारा शिकोह को छोटा अकबर भी माना जाता है, मिनी अकबर। क्यों माना जाता है इस बात की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल आप नाम को नोट करते रहिए। दारा शिकोह। दूसरे नंबर का जो था वह था दोस्तों औरंगजेब, जो आगे चल के मुग़ल साम्राज्य में अगला मुग़ल बादशाह बनेगा शाहजहां के बाद। और जो तीसरे नंबर का था दोस्तों वह था शाह शुजा। और जो 4th नंबर का था उसका नाम था दोस्तों मुराद बख्श। मुराद बख्श। यानी दोस्तों जो 14 संतान थे,
किसके थे? अर्जुमंद बानो बेगम के। और पिता कौन था उन 14 संतानों का? तो आप बोलेंगे शाहजहां। उनमें से 14 बच्चे जो पैदा हुए थे उनमें से बस 7 जीवित बचे थे, 7 पैदा होते ही समय मर गए थे। जो 7 बचे थे उनमें से 4 थे लड़के। जो 4 लड़के थे उनका नाम, सबसे पहले का नाम दारा शिकोह, जिसको हम लोग छोटा अकबर भी जानेंगे, फिर था औरंगजेब, फिर था शाह शुजा और चौथा था मुराद बख्श। अब हम लोग लड़कियों की तरफ बढ़ते हैं कि 3 बेटी इन दोनों की कौन सी थी। तीनों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी आपको इससे सवाल मिलेंगे। यहाँ पे आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कि अब ताजमहल कैसे बना और क्यों बनवाया गया था। आगे की कहानी को जोड़ते हैं। जो 3 बेटियां थीं, जो सबसे पहली बेटी है वह है जहान एरा, फिर दूसरी रोशन एरा और तीसरी गौहन एरा। यानी जो 3 बेटियां, सबसे बड़ी जहान एरा, दूसरी फिर रोशन एरा, फिर तीसरी गौहन एरा। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, चारों बेटों का नाम याद रखना है। जब ये 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी अर्जुमंद बानो बेगम, तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ये मर गई 14वें बच्चे को जन्म देते समय। और कब मरी? सबसे बड़ा सवाल। ये मरी दोस्तों 1631 में। कब मरी? 1631 में। और जैसे ही 1631 में मरी दोस्तों, बस शाहजहां के मन में आया कि अब इन्हीं के याद में एक मोहब्बत की निशानी बनाई जाए, और उसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? ताजमहल के नाम से। यानी ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ? अगर आपके सामने सवाल आता है तो आप बोलेंगे 1631 में शुरू हुआ। और किसकी याद में बनना शुरू हुआ? आप बोलेंगे अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। और उनको हम लोग जानते हैं मुमताज महल के भी नाम से। और ये कौन हुआ करती थी? ये बेगम हुआ करती थी, वाइफ हुआ करती थी शाहजहां की, जिसके बचपन का नाम खुर्रम हुआ करता था। और ताजमहल को बनवाने में दोस्तों पूरे 22 साल लगे। ताजमहल का जो निर्माण पूरा हुआ है वह कितने साल में हुआ है? अगर सवाल आए तो आप बोलेंगे 22 सालों में पूरा हुआ। यानी 1631 से 1653 तक का जो समय काल है, उस समय काल में क्या बन रहा था? ताजमहल बन रहा था। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। 22 साल इसको टोटल लगे थे ताजमहल को बनने में। अब हम लोग ताजमहल से और भी जितने इंपॉर्टेंट सवाल है उन पर नज़र डालते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आपको यहाँ से चीज़ें नोट डाउन कर लेनी। इंपॉर्टेंट सबके सब सवाल हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, आप देख लें। लो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब देखिए होगा क्या, इन चीज़ों पे हमें गौर करना है। सबसे बड़ा सवाल कि ताजमहल किससे बना? तो आप बोलेंगे संगमरमर से। और उसी संगमरमर को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं वाइट मार्बल के नाम से। और ये जो वाइट मार्बल आया था ये कहाँ से आया था? सबसे बड़ा सवाल, इससे सवाल पूछा जाता है। जो इसका डिजाइन दिया, ताजमहल को बनाने वाले ने जो नक्शा बनाया कि इस हिसाब से ताजमहल को बनाया जाएगा, वह कौन था? इसको मुख्य मिस्त्री इसका कौन था? इसको बनाने वाला, कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन सा मेन मिस्त्री हुआ करता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कौन सी कला इसमें यूज की गई है, इसकी नक्काशियों में यूज की गई है, इन चीज़ों पे हम जानेंगे। इन सब चीज़ों से सवाल बनते हैं। और आप सबको ज्ञात है दोस्तों ये कहाँ है? आगरा में है। और आगरा में कहाँ पे? अगर पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है तो आप बोलेंगे आगरा में, यमुना नदी के किनारे। कभी कभी सवाल आता है कि ताजमहल किस नदी के पास है, तो आप बोलेंगे यमुना नदी के पास है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे। किस नदी के पास है दोस्तों? यमुना नदी के पास है। अब हम लोग आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आपके सामने आ रही हैं। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखते रहें। अब चलिए, जो इसमें वाइट मार्बल यूज हुआ, यानी जो संगमरमर यूज हुआ, वह कहाँ से आया? वह आया दोस्तों मकराना से। और मकराना कहाँ पड़ता था? मकराना एक जगह हुआ करती थी, कहाँ पे? राजस्थान में। मकराना का पत्थर संगमरमर जो होता है काफ़ी प्रसिद्ध है, आज भी देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है, विदेशों में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के पत्थर की क्वालिटी, संगमरमर की क्वालिटी काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मकराना से संगमरमर मंगवाया गया था दोस्तों शाहजहां द्वारा, और इस्तेमाल किया गया ताजमहल बनवाने में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मकराना राजस्थान से संगमरमर मंगवाया गया था। अब जो इससे आगे सवाल बनता है, इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था, यानी इसको नक्शा देने वाला कौन था? यानी अगर सवाल हिंदी में पूछा जाए तो आप बोलेंगे मुख्य स्थापत्यकार कौन था, तो आप बोलेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे ताजमहल के, और यानी मुख्य स्थापत्यकार हुआ करते थे। इन्होंने ही नक्शा बनाया था कि ताजमहल को ऐसे बनाना है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक ऐसी इमारत है जो चौतरफा, चारों तरफ से आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई सब उसकी बराबर है। तो इस बात की भी, जितना वो ज़मीन के नीचे उतना वो ज़मीन के ऊपर है। कभी ताजमहल को आप देखेंगे एक अलौकिक है, अगर आप देखेंगे तो अलग से आपको एक अट्रैक्शन उसमें खींचेगा, एक आपको रूहानी चीज़ वहाँ पे महसूस होती है दोस्तों। आप कभी जाइए तो आपको देखना चाहिए। चीफ आर्किटेक्ट जो था दोस्तों वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। और अगर पूछ दिया जाए
कि मुख्य मिस्त्री कौन था, यानी चीफ कंस्ट्रक्टर कौन था, यानी जो मेन मिस्त्री था जो ताजमहल को बनवा रहा था। इन्होंने तो नक्शा दे दिया था कि इस तरह बनाना है ताजमहल को। अगर ये पूछा जाए चीफ कंस्ट्रक्टर कौन था तो आप बोलेंगे उस्ताद ईशा। कौन था दोस्तों? उस्ताद ईशा था। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे। एक बात और आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, ये कहाँ पे था? ये यमुना नदी के किनारे था, यमुना नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से सवाल आपको मिलते ही रहते हैं। अब हम लोग को आगे की कड़ियों को जोड़ना है। 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे पता चली। अब एक और सवाल इससे बनता है। क्या बनता है ताजमहल से? एक और सवाल कि इसमें कौन सी कला आपको देखने को मिली, ताजमहल को बनाने में, ताजमहल की नक्काशी में कौन सी कला को यूज किया गया है? तो आप सब जवाब देंगे पितृदुरा शैली को यूज किया गया, यानी पितृदुरा आर्ट को यूज किया गया है। अब होता क्या है ये आर्ट, इस बात पे हमें गौर करना है। यानी ताजमहल में जो नक्काशी आपको देखने को मिलती है वह कौन से शैली के आधार पर बेश है, कौन सी शैली के आधार पर बनाया गया? तो आप बोलेंगे पितृदुरा आर्ट के हिसाब से, पितृदुरा शैली के हिसाब से बनाया गया है। पितृदुरा कला जो होती है दोस्तों वो होती क्या है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ताजमहल को देखेंगे तो संगमरमर के बीच, ठीक, संगमरमर का पत्थर है। आप एज्यूम कीजिए हो क्या रहा है, संगमरमर है, पत्थर आपके सामने रख दिया गया है दोस्तों, उसके चारों तरफ क्या किया गया है? फूल पत्तियों की नक्काशी बना दी गई, ठीक है। और उन्हीं फूल पत्तियों की नक्काशी के बीचों बीच पत्थरों को सजा दिया गया है ताकि वह और अलौकिक लगने लगे और सुंदर लगने लगे। बस यही जो शैली बोली जाती है वही कहलाती है पितृदुरा शैली, कहलाती पितृदुरा कला कहलाती। इंग्लिश में आप बोलेंगे पितृदुरा आर्ट। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। यहाँ तक इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपको ताजमहल से देखने को मिलते ही रहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, सब के सब इंपॉर्टेंट। अब हम लोग की जो आगे की कहानी है दोस्तों उसमें ये हमें ध्यान देना है कि क्या ताजमहल वह पहली इमारत थी जिस इन सब कलाओं का यूज हुआ, यानी पितृदुरा कला का यूज हुआ? क्या वह पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का यूज हुआ? तो इन बातों को आपको याद रखना है। अभी मैं उस पर कहानी को आगे जोड़ता हूँ, वहाँ से भी सवाल बनता है। कहानी को आगे जोड़ने से पहले अब आपको समझ में आने लगा होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है, तो आप बोलेंगे मुगल साम्राज्य में कौन मुगल बादशाह था उस समय? शाहजहां। यानी शाहजहां का जो पीरियड है दोस्तों वह माना जाता है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। क्या माना जाता है? गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अब हम लोग आगे की कहानी को जोड़ते हैं। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों इतामुद्दौला के मकबरे के बारे में, यानी टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला। अभी मैंने बात की थी जब हम लोग नूरजहां की बात कर रहे थे। नूरजहां हम लोग किस में पढ़े थे दोस्तों? जहांगीर वाले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। तो जैसे ही टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला की बात आती है, इसी टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला में सबसे पहली बार पितृदुरा शैली का यूज किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। यानी टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला में सबसे पहली बार पितृदुरा शैली का यूज किया गया था। अगर सवाल है कि क्या वह ताजमहल है जिसके अंदर पितृदुरा शैली का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं, वह टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला है जिसके अंदर सबसे पहली बार पितृदुरा शैली का इस्तेमाल किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। और इसी के साथ एक और अगर सवाल आ जाए कि क्या संगमरमर का सबसे पहली बार यूज ताजमहल को बनाने में हुआ था, तब भी आप बोलेंगे कि नहीं, ये दूसरी इमारत थी मुगल काल की जिसमें संगमरमर का यूज हुआ था। सबसे पहली कौन थी? तो आपको याद आ रहा होगा हुमायूं में। हुमायूं का जब मकबरा बनवाया गया था दोस्तों तो सबसे पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, इस बात की भी आपको जानकारी दी गई है। इतामुद्दौला कौन था और इसका मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया, इस बात की भी जानकारी दी गई है। तो अगर आपने मुगल साम्राज्य वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसे देख लें, इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ से बनते हैं। यहाँ तक की इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं दोस्तों, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब कल। यानी हम लोग शाहजहां से और भी इंपॉर्टेंट बनने वाले सवाल देखेंगे, लेकिन अब वो कल हम लोग देखेंगे दोस्तों। आज की चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना है। और इसी के साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है और कारगर साबित हो रहा है आपके लिए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों। साथ में इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।